मॉर्निंग 11th क्लास। आप चैप्टर कर रहे थे विधायिका से संबंधित। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि विधायिका क्या होती है, ठीक है। और विधायिका जो होती है वो एक राष्ट्रीय स्तर पर होती है, एक राज्य स्तर पर होती है, ठीक है। राष्ट्रीय स्तर की यदि मैं बात करूँ तो उसे संसद कहा जाता है, ठीक है। तो संसद के बारे में हम बात करेंगे आज। संसद क्या करती है, ये हमारा आज का टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे कि लोकसभा और राज्यसभा की क्या विशेषताएं हैं। मुख्य रूप से हमें करना है कि संसद का कार्य क्या है, संसद क्या कार्य करती है। सबसे पहले देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है भाई, विधायी कामकाज। फर्स्ट पॉइंट है आपका विधायी कामकाज। संसद का काम क्या है? संसद पूरे देश या देश के किसी भाग के लिए कानून बनाती है। जनरली आपने सुना भी होगा कि संसद का कार्य कानून निर्माण करना है। तो संसद जो है वह पूरा देश या पूरे देश के किसी भाग के लिए कानून बनाती है। कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था होने के बावजूद संसद प्राय कानून को केवल स्वीकृति देती है। स्वीकृति किसके द्वारा दी जाती है? संसद के द्वारा। सर्वोच्च संस्था है कानून बनाने के लिए। विधेयकों को तैयार करने का वास्तविक काम तो किसी मंत्री के निर्देशन में नौकरशाही करती है। विधेयक का जो उद्देश्य होता है, उद्देश्य और संसद में उसे प्रस्तुत करने का समय मंत्रिमंडल तय करता है। विधेयक कोई भी यदि संसद में प्रस्तुत करना है तो जो उसका समय है वह मंत्रिमंडल द्वारा तय किया जाता है। मंत्रिमंडल का आप समझते हैं मतलब क्या होता है? कैबिनेट मिनिस्टर्स जो हमारे हैं, ठीक है। मंत्री परिषद जो है वह तय करते हैं। लास्ट चैप्टर में मैंने आपको 74 आर्टिकल के अकॉर्डिंग बताया था कि एक मंत्री परिषद होती है और मंत्री परिषद का जो मुखिया है वह प्रधानमंत्री होता है, और जो मंत्री परिषद सलाह देती है उस सलाह को मानना राष्ट्रपति के लिए मैंडेटरी होता है, ठीक है। लास्ट चैप्टर में मैंने आपको इन आर्टिकल 74 ये एक्सप्लेन किया था। तो देखिए, कोई भी महत्वपूर्ण विधेयक बिना मंत्रिमंडल की स्वीकृति के संसद में पेश नहीं किया जा सकता। पेश नहीं किया जा सकता। संसद के अन्य निजी सदस्य भी कोई विधेयक प्रस्तुत कर सकते हैं। देखिए, ये निजी सदस्य का मतलब क्या है, एक बार मैं वो क्लियर कर देती हूँ आपके सामने। विधेयक जो होता है बेटा, विधेयक क्या होता है? सबसे पहले कानून के निर्माण में कई अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। कोई भी कानून जब बनता है तो उसको बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जो उसको फेस करने पड़ते हैं। तो यहाँ एक बार मैं विधेयक बता देती हूँ। विधेयक के दो प्रकार होते हैं। देखिए, कानून बनाने से पहले इसका प्रारूप लाया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? विधेयक कहा जाता है। जो उसका ढांचा है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें सम्मिलित होंगी वो उसका प्रारूप कहा जाता है, और जो वो उसका ब्लूप्रिंट होगा, प्रारूप होगा, उसे ही विधेयक कहा जाता है। विधेयक के बेटा दो प्रकार होते हैं, एक सरकारी विधेयक होता है, एक निजी सदस्यों के विधेयक होते हैं। सरकारी विधेयक कौन सा होता है? जो हमारे कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं, यदि वो लेकर आते हैं किसी को तो उसे क्या कहा जाता है? सरकारी विधेयक कहा जाता है। और इसके अलावा यदि कोई और सदस्य हमारे संसद का विधेयक लेकर आता है तो उसे निजी सदस्यों का विधेयक कहा जाता है। अब विधेयक के अलग अलग प्रकार देखते हैं। विधेयक एक तो गैर वित्त विधेयक होता है, मतलब जिसमें पैसे से संबंधित कोई भी डिस्कशन नहीं होता है, और एक होता है वित्त विधेयक। वित्त विधेयक जो है वो पैसों से संबंधित होता है, जो भी खर्चे से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी वो वित्त विधेयक के अंदर होंगी। गैर वित्त विधेयक में एक सामान्य विधेयक होता है और दूसरा क्या होता है? संविधान संशोधन विधेयक होता है। यदि संविधान के अंदर कोई भी संशोधन करना है, ठीक है, तो उस टाइम पे जो भी संशोधन उसमें होगा वो उसे क्या बोला जाता है? संविधान संशोधन विधेयक बोला जाता है। अब देखिए, संसद के निजी सदस्य भी कोई विधेयक प्रस्तुत कर सकते हैं, पर बिना गवर्नमेंट के समर्थन के ऐसे विधेयकों का पास होना संभव नहीं होता। यदि गवर्नमेंट ने अलाउ किया है तो ही ऐसे विधेयक पास हो सकते हैं। दूसरा कार्य क्या है बेटा? कार्यपालिका पर नियंत्रण तथा उसका उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना। कार्यपालिका के ऊपर जो कंट्रोल होता है, ठीक है, वो किसका होता है? संसद का होता है। वित्तीय कार्य के बारे में देख लेते हैं।
देखिए वित्तीय कार्य जो भी पैसों से संबंधित हैं, ठीक है, इनकम है, एक्सपेंसेस है, टैक्स वगैरह जो लग रहे हैं उससे जो इनकम है उसका हिसाब किताब रखना, ठीक है, सरकार को वो पैसे कहाँ इन्वेस्ट करने हैं, ये इससे संबंधित जो कार्य होते हैं वो सभी के सभी संसद के ही होते हैं। किस प्रकार होते हैं? यदि भारत गवर्नमेंट कोई नया प्रस्ताव लाए तो उसे संसद की स्वीकृति लेनी पड़ती है। पैसे से संबंधित कोई भी प्रस्ताव है तो उसे संसद से स्वीकृति लेनी पड़ेगी। संसद की वित्तीय शक्तियाँ उसे गवर्नमेंट के कार्यों के लिए धन उपलब्ध कराने का अधिकार देती है। सरकार को अपने द्वारा खर्च किए गए धन का हिसाब व प्रस्तावित आय का विवरण संसद को देना पड़ता है। सरकार जो भी खर्चा करती है, ठीक है, उस धन का हिसाब और जो आगे वो खर्चा करने वाली है या जो इनकम का जो भी इनकम का जो भी विवरण होता है वह संसद को देना पड़ता है। संसद यह भी सुनिश्चित करती है कि सरकार न तो गलत खर्च करे और न ही ज़्यादा खर्च करे। संसद का यह सब बजट तथा वार्षिक वित्तीय व्यवस्था के माध्यम से करते हैं। आपको पता है इस बात का, हमारा हर साल बजट आता है, ठीक है। बजट में इनकम एंड एक्सपेंडिचर बैलेंस होते हैं, ठीक है, जो हमारे वित्त मंत्री जो होती है वो उसकी घोषणा करते हैं। अब प्रतिनिधित्व की बात करते हैं। 4th पॉइंट, संसद देश के विभिन्न क्षेत्रीय, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक समूहों के अलग अलग विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। बहस का मंच, ठीक है, बहस का मंच कैसे बेटा? यदि संसद में वाद विवाद का सर्वोच्च मंच यदि हम देखें तो वो संसद ही है। मतलब सर्वोच्च मंच की मैं बात करूं तो वो संसद है, क्योंकि किसी भी चीज़ को लेके, जैसे कोई विधेयक आया, कोई कानून बनाना है, ठीक है, तो उन सभी चीज़ों के ऊपर किसी पे इम्पीचमेंट प्रोसेस लगाना है। इम्पीचमेंट प्रोसेस रिमूवल के लिए होता है, प्रेसिडेंट को उसके पद से हटाने के लिए होता है। तो इन सभी चीज़ों के ऊपर जो वाद विवाद होता है, काफ़ी डिबेटिंग होती है, स्वतंत्रता होती है उनको खुलेआम बोलने की, ठीक है। तो ये काम भी संसद में ही होता है। संवैधानिक कार्य, संसद के पास संविधान में संशोधन करने की शक्ति है। वह संविधान में अमेंडमेंट्स कर सकती हैं। प्रत्येक संविधान संशोधन संसद के दोनों सदनों के द्वारा एक विशेष बहुमत से पारित होना जरूरी है। कोई भी संविधान में संशोधन करना है, देखिए इसने बोला कि दोनों सदन कौन से हैं? मैंने आपको ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, एक राज्यसभा, दूसरा लोकसभा है, ठीक है। दोनों सदनों से स्पेशल मेजॉरिटी के साथ यदि वह पारित होता है तो अमेंडमेंट हो सकती है। क्लियर? निर्वाचन संबंधित कार्य किसके होते हैं? जैसे प्रेसिडेंट को, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट को, ये जो सारे काम हैं ये प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा नहीं चुने जाते हैं। हमारा जो प्रेसिडेंट है उसका जो चुनाव है वह प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा नहीं होता है। हमारे प्रधानमंत्री का हम कह सकते हैं, क्योंकि उसे लोकसभा में मेजॉरिटी हासिल करनी होती है, बट प्रेसिडेंट का जो चुनाव है वह संसद के द्वारा किया जाता है। इसलिए जो निर्वाचन संबंधित कार्य हैं वे सब भी संसद के द्वारा ही किए जाते हैं। नेक्स्ट कार्य देख लेते हैं, न्यायिक कार्य। न्यायिक कार्य क्या है? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। इनके जो न्यायाधीश हैं, न्यायाधीशों को हटाए जाने के जो प्रस्ताव पर विचार करने के कार्य संसद के अंतर्गत ही आते हैं। ये हो गई संसद के फंक्शन। अब इनको मैं एक बार शॉर्ट संक्षिप्त में करवा देती हूँ। संक्षिप्त में देखिए, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। आपसे पूछा जाए संसद के क्या कार्य होते हैं? संसद का एक कार्य होता है कानून बनाना, ठीक है, जिसे आप क्या बोल सकते हैं? विधायी कामकाज बोल सकते हैं। दूसरा कार्य क्या है? कानून को स्वीकृति देना, ठीक है। कानून जब भी बनेगा जब गवर्नमेंट उसे क्या दे देगी? संसद उसे स्वीकृति दे देगी। कार्यपालिका पे नियंत्रण होता है। वित्तीय कार्य भी मैंने आपको बता दिए, जो इनकम और एक्सपेंडिचर जो भी खर्चा होता है सरकार को, संसद को उसका हिसाब देना होता है और संसद ही इन खर्चों के लिए अनुमति देता है। पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। बहस का मंच उपलब्ध कराते हैं। संविधान में जो भी अमेंडमेंट्स होती हैं स्पेशल मेजॉरिटी के साथ बोथ हाउसेज से होनी चाहिए। निर्वाचन करना, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। न्यायिक कार्य भी मैं आपको बता चुकी हूँ, जितने भी हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, ठीक है, इनसे संबंधित यदि कोई भी वाद विवाद है इनके चुनाव से संबंधित
तो वो भी यहीं पर किया जाता है। क्लियर हो गया आपको? ये मैंने आपको 9 पॉइंट एक्सप्लेन कर दिए हैं। उसके बाद जब मैं बात करूँगी तो वो मैं देखती हूँ राज्यसभा और लोकसभा की विशेष शक्तियों के बारे में बात करती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ जो राज्यसभा है, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वह अप्रत्यक्ष रूप से नियुक्त किए जाते हैं, उसे जनता प्रत्यक्ष रूप से नियुक्त नहीं करती है। राज्यसभा के सदस्य को प्रत्येक स्टेट में, जो अभी हमारी विधानसभा होती हैं, विधानसभा जैसे हरियाणा की मैं बात करूं तो हरियाणा की विधानसभा के 90 सदस्य हैं, ठीक है। 90 सदस्य जो होंगे वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव को पार्लियामेंट के अंदर चुनाव करके भेजते हैं, उन्हीं राज्यसभा के सदस्य कहते हैं। लोकसभा की मैं बात करूं तो जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उनका चुनाव डायरेक्टली मतलब प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा किया जाता है, ठीक है। जो इलेक्शंस होते हैं उनमें वोटिंग की जाती है, तब उनका चुनाव किया जाता है। और जो प्रधानमंत्री होता है वह लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होता है। अब यहाँ पर देखिए, जैसा कि आपको पता है कि राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है। यह किसको रिप्रेजेंट करती है? राज्यों को रिप्रेजेंट करती है। इसका उद्देश्य राज्यों के हितों का संरक्षण करना होता है, इसलिए राज्यों के हितों को प्रभावित करने वाले प्रत्येक मुद्दा इसकी सहमति या स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। देखिए, यह राज्यों को रिप्रेजेंट करती है, इसलिए जब राज्यों से संबंधित कोई भी बात आती है तो प्रत्येक मुद्दा मतलब इसकी सहमति और स्वीकृति के लिए राज्यसभा के पास भेजा जाता है। एक एग्जाम्पल कंसीडर कर लेते हैं, जैसे यदि केंद्र सरकार को राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्र हित में या संघीय सूची या समवर्ती सूची में हस्तांतरित करना चाहती हैं, ठीक है। संघीय सूची, समवर्ती सूची आप पहले पढ़ चुके हैं। संघीय सूची सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, समवर्ती सूची जिसमें राज्य और केंद्र सरकार दोनों ही मिलकर डिसीजन लेते हैं, ठीक है। तो कोई एक ऐसा विषय है जिसको वो इनमें इंक्लूड करना चाहते हैं तो उसे राज्यसभा की स्वीकृति की आवश्यकता होगी। इस प्रावधान से जो है राज्यसभा की शक्ति बढ़ती है। देखिए, जो राज्यसभा है वो राज्यों का ही प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए जब राज्यों से संबंधित कोई निर्णय लिया जाता है तो वह निर्णय सबसे पहले राज्यसभा में प्रस्ताव उसके सामने रखा जाता है। यदि वह उस निर्णय की अनुमति देती हैं तो ही वह निर्णय लिया जा सकता है। अब देखिए, लोकसभा की विशेष शक्तियाँ, कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जिनका प्रयोग केवल लोकसभा ही कर सकती हैं। केवल लोकसभा में ही धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। बात करते हैं मनी बिल से रिलेटेड, ठीक है। मनी बिल से रिलेटेड धन विधेयक आर्टिकल नंबर 110 अनुच्छेद नंबर 110 में इसकी एक्सप्लेनेशन है। जब मैं यहाँ धन विधेयक की बात करती हूँ तो धन विधेयक से आपको क्लियर हो गया, जो पैसों से खर्चों से संबंधित जो भी विधेयक लेकर आना है वह लोकसभा से पारित करवाया जाता है। उसमें राज्यसभा के पास वह धन विधेयक भेजा जाता है। राज्यसभा लेकिन उसे भले ही पास ना करें फिर भी वह ऑटोमेटिकली पास हो जाता है। आपको पता होना चाहिए, हमारे यहाँ पर जब भी कोई विधेयक बनता है, जब वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पारित हो जाता है तो उसके बाद प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है। प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है और उसे उसको आज्ञा देनी होती है, मतलब अनुमति देनी होती है, सिग्नेचर उस पर करने होते हैं, तब वह एक विधेयक के रूप में स्वीकृत होता है। यदि राष्ट्रपति ऐसा चाहता है कि यह विधेयक जो है आगे ना बढ़े तो उसके पास एक पावर होती है जिसे पॉकेट वीटो भी बोला जाता है। वह उसे कितने भी समय के लिए अपने पास लंबित रख सकता है। यह कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है कि राष्ट्रपति को कितने दिन में सिग्नेचर करके उसे वापस देना है। क्लियर हो गया आपको? लेकिन धन विधेयक एक ऐसा विधेयक है जिसमें सिर्फ निर्णय लेने का अधिकार किसको है? सिर्फ लोकसभा को है। यदि एक धन विधेयक लोकसभा से पारित हो जाता है तो वह राज्यसभा के पास भेजा जाता है। राज्यसभा उसे पारित नहीं भी करेगी तब भी वो ऑटोमेटिकली पास हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद जब दोनों हाउसेस से पास हो चुका है तो वह प्रेसिडेंट के पास जाता है। प्रेसिडेंट उसे अनुमति दे या ना दे विद इन 14 डेज़, यदि परमिशन दे देता है देन ओके, यदि परमिशन नहीं देता है तो उस सिचुएशन में क्या होता है, विद इन 14 डेज़, ठीक है। 14 डेज़ में परमिशन दी देन ओके, नहीं दी तो वो ऑटोमेटिकली पास हो जाता है। मतलब क्या है,
धन विधेयक पर निर्णय लेने का अधिकार सिर्फ किसको है? लोकसभा को है। यह बात ठीक भी है। क्यों ठीक है? आप उस चीज़ को सोचिए। क्योंकि भारत जो है वह एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है। भारत क्या है? एक डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक देश है, जहाँ पर हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। जनता को अधिकार है कि वह अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करे और प्रत्यक्ष रूप से वह अपने प्रतिनिधियों का चुनाव लोकसभा के अंदर ही करती हैं। इसलिए लोकसभा को यह विशेष अधिकार दिया गया है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ से कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जिनका प्रयोग केवल लोकसभा ही कर सकती हैं। केवल लोकसभा में ही धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, वहीं उसे संशोधित व अस्वीकृत कर सकती हैं। मंत्री परिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं है। लोकसभा किसके प्रति उत्तरदायी है? किसके लिए उत्तरदायी, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? लोकसभा के लिए, राज्यसभा के लिए नहीं है। अब देखिए, राज्यसभा को जनता ही नहीं बल्कि विधायक चुनते हैं। राज्यसभा को जनता नहीं चुनती है। कौन चुनते हैं? विधायक चुनते हैं, जो हमारे विधानसभा के सदस्य होते हैं। अतः संविधान ने राज्यसभा को लोकसभा के बराबर शक्तियाँ नहीं दी हैं। ज़्यादा पावर्स किसके पास है? लोकसभा के पास है, ठीक है। लेकिन लोकसभा को डिसॉल्व किया जा सकता है, इसलिए उसे लोअर हाउस बोला जाता है, और राज्यसभा को डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, इसलिए उसे अपर हाउस बोला जाता है। अतः प्रत्यक्ष विधि से निर्वाचित प्रतिनिधियों के पास ही सरकार को हटाने और वित्त पर नियंत्रण रखने की शक्ति होनी चाहिए। अब देखिए, लोकसभा को ज़्यादा पावर दी गई है क्योंकि मनी से रिलेटेड अभी मैंने आपको बताया कि धन विधेयक जो है वह केवल और केवल लोकसभा से पारित किया जाता है। कब देखिए, कोई भी बिल आता है, कोई भी विधेयक आता है तो वो लोकसभा में भी लेकर जा सकते हैं और राज्यसभा में भी लेकर जा सकते हैं। उसकी शुरुआत कहीं से भी हो सकती है, लेकिन दोनों हाउसेस से स्पेशल मेजोरिटी के साथ वो पास होता है। देन आफ्टर वो प्रेसिडेंट के पास जाता है। लेकिन धन विधेयक एक ऐसा विधेयक है जो सबसे पहले लोकसभा ही उसे प्रस्तुत करती है और लोकसभा को ही यह अधिकार है कि वो उसे स्वीकार करे या अस्वीकृत करें। क्लियर हो गया आपको इतना? और लोकसभा को यह अधिकार, इतना विशेष जो पावर हैं, स्पेशल पावर्स जो लोकसभा को दी गई हैं, ज़्यादा शक्तिशाली लोकसभा को बनाया गया है, वो उसका रीज़न सिर्फ इतना ही है कि जो जनता है, यह जो सरकार है वह जनता के द्वारा ही चलती है। जनता ही उसका चुनाव करती है प्रत्यक्ष रूप से, और लोकसभा को प्रत्यक्ष रूप से चुनती है, लोकसभा के सदस्य को। तो इसलिए जो मतलब सरकार को हटाने का जो प्रोसेस है और जो पैसे से रिलेटेड जो भी मतलब पैसे से रिलेटेड जो भी कंट्रोल है, ठीक है, वो सारा का सारा जनता के हाथ में होना चाहिए। इसलिए लोकसभा को ज़्यादा शक्तिशाली बनाया गया है। क्लियर हो गया होगा आपको इतना? ठीक है, चलिए।